हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाई सत्येंद्र में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो आज हम फिर से करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत सही कथन कौन से हैं। यानी कि क्वेश्चन है हमारा कि विदेशी जो व्यापार नीति है उसके तहत सही कथन कौन से हैं। 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है और 4 नए निर्यात उत्कृष्ट शहरों की पहचान की जाएगी, जिसमें मुरादाबाद है, आपका फरीदपुर है, मिर्जापुर है और आपका फरीदाबाद है। यानी कि वाराणसी आपका हो गया, यानी कि 4 शहर आपके शामिल किए जाएंगे, जैसे मुरादाबाद हो गया, आपका फरीदाबाद हो गया, मिर्जापुर हो गया और आपका वाराणसी है। ऑप्शन है केवल एक सही है, यानी कि केवल ए, केवल बी या ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जानते हैं हम। अब मुरादाबाद आपका रामगंगा नदी के किनारे है। बात करेंगे फरीदाबाद, तो फरीदाबाद आपका हरियाणा में है। अगर हम मिर्जापुर की बात करेंगे तो मिर्जापुर आपका उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे है और आपका वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है। ये भी आपकी 84 घाटों की भूमि यानी कि उत्तर प्रदेश में आपके स्थित है। तो अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो 2030 तक देश का निर्यात 2 ट्रिलियन होने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2023 तक जो भी निर्यात रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हमारा होगा। अगर हम बात करेंगे कि रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में दूध तोली नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड में स्थान आपका पड़ता है और उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है, भारत का नेशनल पार्क जिसको हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो आपका भारत का पहला नेशनल पार्क है। पहले इसे हेली नेशनल पार्क कहते थे और भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ओके, अगर हम बात करेंगे विदेश नीति की, तो जैसे हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो है आपके एस जयशंकर, आपके विदेश मंत्री हैं। और भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद नंबर 51, जो आपके विदेश नीति से संबंध रखता है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो आपके विदेश नीति से संबंध रखता है। तो विदेश मंत्री हमारे वर्तमान समय में है, भारतीय कैबिनेट में एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया था अभी। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। अगर हम बात कर लेते हैं केरल की, तो केरल की जो मुख्यमंत्री हैं वो आपकी है पिनाराई विजयन। और अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान। बट डीएलआर नंबर की बात करते हैं तो 14 आपके जिले हैं, 20 आपकी लोकसभा सीटें हैं और 9 आपकी राज्यसभा सीटें हैं। अगर हम बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो है चंद्रशेखर राव और गवर्नर है हमारी सौंदरा राजन। और डीएलआर नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपका है 33-17-07, यानी कि जिलों की संख्या आपके 33 है, लोकसभा सीटें हैं आपकी 17 और राज्यसभा सीटें हैं आपकी 7। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको हम कहते हैं शिवराज सिंह चौहान और जो आपके गवर्नर हैं वो है मंगूभाई पटेल। और डीएलआर नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपके 53 जिले हैं, 29 लोकसभा की सीटें हैं और 11 आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं
अगर डीएलआर की बात करेंगे महाराष्ट्र के, तो आपके 36 डिस्ट्रिक्ट की संख्या है, 48 लोकसभा की सीटें हैं और आपके 19 आपके राज्यसभा की सीटें, यानी कि हमने चारों राज्यों के डीएलआर नंबर को देखा है। अगर हम बात करते हैं कि ये मंदिर जो है किस राज्य में है, तो आपका इसका सही जो आंसर होगा ये आपका मध्य प्रदेश में होगा और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। आइए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है जो भारत के कई राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जैसे उत्तर में, यानी कि उत्तर में उत्तर प्रदेश से सीमा बनाएगा, दक्षिण में सीमा बनाएगा महाराष्ट्र से, और आपके जो पश्चिम दिशा है इसमें सीमा आपके गुजरात के साथ बनाएगा। और अगर बात करेंगे पूरब में सीमा जो बनाएगा वो छत्तीसगढ़ के साथ बनाएगा आपके। और अगर आप बात करेंगे कि नॉर्थ और वेस्ट में जो सीमा बनाता है तो वो राजस्थान के साथ आपकी सीमा बनाता है, तो राजस्थान के साथ सीमा बना रहा है। तो मध्य प्रदेश में अगर और भी हम एमपी के बारे में पढ़ें, एमपी में खजुराहो के मंदिर भी आपके बड़े फेमस हैं, जिन्हें बनाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था और इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 1986 में। इसके बाद में मध्य प्रदेश के और भी स्थल हैं, जैसे सांची का स्तूप है जिसे अशोक ने निर्मित कराया था, इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1989 में। इसके बाद आपके भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं जो हैं ये भी आपके मध्य प्रदेश में है, इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 2003 में। यानी कि मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो आपके यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। वर्तमान समय में यूनेस्को में शामिल होने वाले स्थलों की जो संख्या है वो आपके 40 है, जिसमें अंतिम स्थल आपका लोथल यानी कि गुजरात में है। और मध्य प्रदेश के हमने 3 स्थलों को देखा। अशोक जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, लेकिन वर्तमान समय में मात्र 2 स्तूप हमें दिखाई देते हैं। एक स्तूप आपका सांची का स्तूप हो गया, दूसरा हमारा वाराणसी सारनाथ स्तूप है हमारा। तो भारत में 84,000 में से सिर्फ 2 स्तूप हैं जो वर्तमान समय में दिखाई देते हैं, बाकी सबको क्या कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कि जो मंदिर है आपके इंदौर मध्य प्रदेश में आपके स्थित। इंदौर की अगर बात करेंगे तो इंदौर कई वर्षों से भारत के स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त है इंदौर को। क्वेश्चन है हमारा अगला कि ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? गुवाहाटी, कोलकाता, भोपाल या इंदौर? अगर हम बात करेंगे गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और गुवाहाटी आपके असम राज्य में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है। जब ब्रह्मपुत्र विश्व के 3 देशों यानी कि भारत, बांग्लादेश और तिब्बत के साथ सीमा अपनी बनाती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। और जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता आपके मूसी कोलकाता जो है आपके वो हुगली नदी पर है, कोलकाता हुगली नदी पर है और हुगली नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम कहते हैं फरक्का बांध। भोपाल आपके एमपी में है, इंदौर आपके मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है। अगर हम ISSF की बात कर लेते हैं तो ISSF का मतलब जो होता है वो होता है आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका जो मुख्यालय है वो आपके म्यूनिख जर्मनी में इसका मुख्यालय है। जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो आपकी बर्लिन है। मुद्रा जो है वो आपकी यूरो है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय जो है आपके म्यूनिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
तो अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर आपका होगा भोपाल, यानी कि भोपाल में आयोजित की गई है वर्तमान में, जिसमें सबसे पहले स्थान पर आपका 12 पदकों के साथ चाइना रहा और दूसरे स्थान पर इंडिया ने 7 पदक जीते हैं। इंडिया दूसरे स्थान पर 7 पदकों के साथ में रहा, तो शीर्ष स्थान पर आपका चाइना रहा था, दूसरे स्थान पर आपका क्या रहा था, इंडिया रहा था उसमें। तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे है। ओके, अगला प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आलिया मीर को प्रदान किया गया, सोनाक्षी सिन्हा को प्रदान किया गया या प्राजक्ता कोहली को प्रदान किया गया, ये उपयुक्त में कोई नहीं। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो आप बताइएगा, तब तक हम बताते हैं आपको पेटा 2022 का जो पुरस्कार है वो सोनाक्षी सिन्हा, बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को प्रदान किया गया। ओके, अगर हम बात करते हैं प्राजक्ता कोहली को, तो संयुक्त राष्ट्र में UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सबसे युवा जलवायु चैंपियनशिप बनी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में UNDP की सबसे युवा जलवायु चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है वो किसने जीता? आपके प्राजक्ता कोहली ने जीता है। पेटा 2022 जो है वो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा आलिया मीर, यानी कि वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो आलिया मीर को प्रदान किया गया। अगर हम आइए समझ लेते हैं, जो हमारा वन्यजीव संरक्षण जो एक्ट है वो 1972 में आया था और विश्व वन्यजीव जो डे है आपका वो 3 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे पर्यावरण अधिनियम की, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में आया था। अगर हम बात करेंगे कि जल वन अधिनियम, तो वन अधिनियम आपका 1980 में आया था। अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका 1973 में आया था। ऐसे एनवायरमेंट से कई सारे अधिनियम संबंध रखते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका आलिया मीर। आप तस्वीर दे सकते हैं आलिया मीर की। तो इनको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार के तहत पुरस्कार मिला है 2023 का। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही गंधमर्दन पहाड़ियां किस राज्य में है? उड़ीसा है, तमिलनाडु है, झारखंड है या केरल में है? तो अब सॉरी कर्नाटक में है। तो आप बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। इसके अगर सही आंसर की हम बात करेंगे तो उससे पहले बात कर लेते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा की अगर DLR की बात हम करेंगे तो उड़ीसा में जो जिलों की संख्या है वो 30, 21 और 11 आपका उड़ीसा का DLR है। अगर उड़ीसा की हम बात करेंगे तो उड़ीसा में नेशनल पार्क है आपके सिम्पलीपाल नेशनल पार्क है आपका, जो बहुत ही फेमस है। एक नेशनल पार्क है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। उसके बाद आपका नेशनल पार्क है हद गड़गड़ नेशनल पार्क है आपके। आगे तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु का जो DLR है वो है आपका, यानी कि 38 जिले हैं, 39 आपकी लोकसभा की सीटें हैं और 18 आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। तो 39 जो है वो आपकी, आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि DLR आखिर होता क्या है। तो DLR होता है जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें हमारी कितनी है। अगर हम बात करेंगे तो इसके सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं नवीन पटनायक और आपके जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं MK स्टालिन। आइए बात करते हैं कर्नाटक की
तो कर्नाटक का जो DLR है वो आपका है 31, 28, 12। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है बासव राज बम्बई। और अगर बात करेंगे गवर्नर की तो थावर चंद गहलोत यहाँ के आपके गवर्नर हैं। तो हमने देखा तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा उड़ीसा। उड़ीसा में एक नेशनल पार्क और भी है जिससे कहते हैं चिल्का नेशनल पार्क, यानी कि उड़ीसा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अगर कोई झील है तो वो आपकी चिल्का झील है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अयोग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया। ये भी आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी राहुल गांधी जो हमारे लोकसभा सांसद थे उनको क्या करा गया, अयोग्यता के आधार पर उनको हटा दिया गया है। तो अब बताइएगा इसमें कौन सा अनुच्छेद सही होगा आपका। अगर हम बात कर लेते हैं 240, तो 240 क्या है, 240 जो है जो राष्ट्रपति किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका का गठन कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका का गठन कर सकता है। इनकी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका का गठन कर सकता है। जैसे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिसमें आपके 3 जो राज्य हैं उसमें विधायिका हैं, जैसे आपका दिल्ली, पांडिचेरी और आपका जम्मू कश्मीर। तो आपके जो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपकी विधायिका है, तो इसका गठन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी राष्ट्रपति को होती है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उसको गठन करने की। यानी क्या है, संसद के अनुच्छेद 108 की अगर बात करेंगे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इनकी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी कि संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष उसकी करते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 108 में है। अगर हम आर्टिकल नंबर 110 की बात कर लें तो आपका इसमें धन विधेयक है। इसमें क्या आपका धन विधेयक है, आपका धन विधेयक है इसमें। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 102, तो किसी भी व्यक्ति को संसद में अयोग्य करार दिया जा सकता है योग्यता के आधार पर। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 191 की, तो विधानसभा में या विधानमंडल में किसी भी व्यक्ति को अयोग्य करार दिया जा सकता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि दुर्लभ भारतीय भाषाओं और की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट एलोरा, दूसरा है आपका प्रोजेक्ट अजंता, प्रोजेक्ट ताज या प्रोजेक्ट गंगा। अगर हम बात करेंगे एरोला, तो एरोला जो है आपके विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। एरोला को 1983 में शामिल किया गया है। अजंता की अगर हम बात करेंगे तो अजंता को भी आपका शामिल किया गया 1983 में। और अगर हम बात करेंगे ताज की, तो ताज को भी 1983 में क्या किया गया है, शामिल किया है। तो विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले 3 स्थल हैं। आपके 2 स्थल ऊपर के जो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद मध्य प्रदेश में है आपके। और अगर हम बात करेंगे कि ताजमहल जो आपका उत्तर प्रदेश में है, आगरा में है। आगरा नगर की जो नींव रखी थी वो सिकंदर लोदी के द्वारा रखी गई थी। गंगा आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा आपकी। तो इसका जो सही आंसर होगा, दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं आपके, वो आपके सत्या नडेला हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा प्रोजेक्ट एरोला। जो आपकी एरोला यानी कि एरोला की जो गुफाएं वो आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। यानी कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपकी एरोला की गुफाएं हैं। जो हिंदू
जैन और बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। हिंदू जैन और बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। और आपकी अरोला की जो गुफाएं हैं उन्हें बनाया था राष्ट्रकूट के शासकों ने। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने उनका निर्माण किया था और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था दंती दुर्ग। ओके, तो ये हमारा प्रश्न था। तो प्रोजेक्ट ताज यानी कि ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया था। तो ताजमहल को बनवाने में यानी कि ताजमहल का जो कार्य किया गया था वो शाहजहां ने प्रारंभ किया था। ओके, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 126, 125, 142, 146। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो भारत जो है वो 126वें पे है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत यानी कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो पहले नंबर पे है आपका यानी कि टॉप 3 की अगर हम बात करते हैं तो टॉप 3 में अगर हम जाएंगे तो पहले पे आपका जो होगा वो आपका फिनलैंड होगा। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे पे आपका डेनमार्क है और तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो आपका आइसलैंड आपके तीसरे नंबर पर है। यानी कि ओवरऑल जो हमारा आंसर होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तो 126 होगा। अफगानिस्तान जिसमें सबसे अंतिम स्थान पर है। बोल रहा है कि राम साय यादव को किस राष्ट्र का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है या बनाया गया है? भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और आपका नेपाल हो गया। बात कर लेते हैं भूटान की। तो भूटान की जो कैपिटल है वो आपकी थिम्पू है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो आपकी ढाका है। ओके, नेपाल की बात करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? नेपाल आपका सही आंसर होगा। आइए समझ लेते हैं नेपाल को। तो नेपाल जो है इसकी जो आपकी वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं यानी कि उपराष्ट्रपति तो आपके सामने हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो विद्या देवी भंडारी आपकी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, विद्या देवी सिंह भंडारी। अगर हम बात करेंगे तो नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है जो आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आपका हो गया, आपका बिहार हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम यानी कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। हम ट्रिक भी याद कर सकते हैं इसके लिए। उत्तर उत्तर बस पंचरवा। ये जो हमारे नेपाल जो की सीमा से जो राज्य लगते हैं उसकी जो डिस्टेंस कवर करता है नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों के साथ वो 1751 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं तो आइए बात कर लेते हैं। जैसे आपका महाराजगंज हो गया, दूसरा आपका सिद्धार्थनगर आपका हो गया, बहराइच से भी सीमा को स्पर्श करता है, आपके बलरामपुर से भी सीमा को स्पर्श करता है, श्रावस्ती से भी सीमा को स्पर्श करता है, पीलीभीत से भी सीमा को स्पर्श करता है और आपके लखीमपुर खीरी से भी सीमा को स्पर्श करता है। यानी कि जो नेपाल है वो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ अपनी सीमा को बनाता है और 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को बनाता है। यानी कि 5 राज्य और उत्तर प्रदेश के 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा को बनाता है। ओके, तो उत्तर प्रदेश भी नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है और नेपाल के जो 5 राज्य हैं
जो सीमा को स्पर्श करते हैं उनका जो डिस्टेंस है वो 1751 किलोमीटर का है हमारे। बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? मुकेश अंबानी, सत्या नडेला, अजय बंगा या आपके रतन टाटा। अजय बंगा की बात करेंगे तो पहले आपके मास्टर कार्ड के सीईओ थे, मास्टर कार्ड के सीईओ थे आपके अजय बंगा। अभी इन्हें भारत की ओर से विश्व बैंक का अध्यक्ष व कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। बात अगर हम सही करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रतन टाटा। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो आपकी है कैनबरा। और मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा आपकी है डॉलर। तो मुद्रा आपकी है डॉलर। आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, क्योंकि विश्व में महाद्वीपों की जो संख्या है वो आपके 7 है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आपका जो मरीनो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे मरीनो ऊन कहाँ पर होती है तो आपके ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की श्रेणी में सबसे छोटा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपको हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।